अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है गुलाम बना बादशाह। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये उस ज़माने की बात है जब लोग इंसानों की तजारत किया करते थे। इंसानों को मंडियों से खरीद कर गुलाम बनाकर रखा जाता था। ताकतवर गुलामों से सख्त मेहनत मजदूरी के काम करवाए जाते थे। जब ये गुलाम ज़रा कमज़ोर और बूढ़े होते हुए नजर आते तो उनके बदले गुलामों का तबादला मंडियों में जाकर किया जाता था। मुल्क कनान में एक ऐसा ही नेक दिल इंसान अब्दुल्लाह ताजर रहता था जो कि इंसानों का व्यापार करता था। एक दिन ये ताजर अपने चंद कमज़ोर गुलामों को इंसानों की मंडी में फ़रोख्त करने के लिए ले गया। जब ये ताजर मंडी में पहुंचा तो उसने एक बहुत बड़े हजूम में देखा कि एक शख्स गुलाम को ऊंची जगह बिठाकर उसकी बोली लगा रहा था। उस ताजर ने सोचा क्यों ना मैं भी उस गुलाम को खरीदने की बोली लगाऊं। जबकि उस ताजर के पास 10 गुलाम और 4 घोड़े थे। एक गुलाम को खरीदने के लिए रकम बहुत ज़्यादा थी। उस ताजर ने जब अपने 10 गुलाम और 4 घोड़ों को फ़रोख्त कर दिया तो उसने भी बोली में हिस्सा ले लिया। उस गुलाम को खरीदने के लिए ताजर लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे। वो गुलाम जिस बड़े ताजर के पास था वो उस गुलाम की कई कई खूबियाँ बयान कर रहा था। हर खूबी के बदले में रकम बढ़ा कर बता रहा था। बोली कई दिन तक लगती रही मगर वो ताजर हर रोज़ गुलाम की रकम बढ़ा देता। उस ताजर ने जब गुलाम की खूबियाँ पूछी तो बड़े ताजर ने कहा कि ये गुलाम कोई आम गुलाम नहीं है। इस गुलाम पर मैंने बहुत सी रकम खर्च की है। जब ये गुलाम मैंने ख़रीदा था उस वक़्त ये 10 साल की उम्र का बच्चा था। मैंने इस गुलाम को पूरे 15 साल तक पढ़ाया लिखाया और इसकी फ़ौजी तरबियत की और साथ ही साथ कई मुल्कों की बोलियाँ भी सिखाई हैं। उस ताजर ने उस गुलाम की जब खूबियाँ सुनी तो उसने अपने दिल में अहद कर लिया इस गुलाम को ज़रूर ख़रीदेगा, चाहे उसे उस गुलाम की कितनी ही कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। आखिरकार उस ताजर ने कई दिनों के बाद अपने 60 गुलामों के बदले में एक महंगा तरीन गुलाम खरीद लिया और उसको अपने साथ घर ले आया। इस गुलाम को ताजर ने अपने दूसरे गुलामों से मिलवाया जो तादाद में कहीं ज़्यादा थे। आस पास के और दूर दराज के बस्ती वालों ने जब ये खबर सुनी कि अब्दुल्ला ताजर ने 60 गुलामों के बदले में एक गुलाम को ख़रीदा है तो कई दिनों तक उस गुलाम को लोग देखने के लिए दूर दूर से आते रहे। ताजर ने उस कीमती गुलाम का नाम आज़र रख दिया। उस गुलाम ने कहा मेरे आका, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो इन गुलामों की ज़िम्मेदारी आप मुझको संभालने का इख्तियार दे दें। उससे पहले इन गुलामों की देखभाल की ज़िम्मेदारी ताजर की बेटी की थी। ताजर ने गुलाम को इसलिए आज़ाद नहीं करवाया था ताकि वो इसको गुलाम को मंडी में जाकर ऊंची बोली में फ़रोख्त करेगा, बल्कि ताजर के दिल में यह ख्याल था कि इल्म खुद एक बहुत बड़ी दौलत है। मैंने इस गुलाम को ख़रीद कर घाटे का सौदा नहीं किया। ताजर अब मुल्क में अपने नेक अमल की वजह से पहचाना जाने लगा। एक दिन रात के वक़्त आज़र गुलाम दीवार पर कोयले से तस्वीरें बना रहा था। ताजर की बेटी ने जब ये तस्वीरें देखी तो उसकी रूह कांप उठी। आज़र गुलाम ने उन तस्वीरों में आज़ादी और ग़ुलामी का जो तस्वुर पेश किया, ताजर की बेटी समझ गई कि इंसानों को ख़रीदा जा सकता है मगर उनके जज्बात को नहीं। ताजर की बेटी ने ये सब कुछ देखने के बाद आज़र गुलाम को कहा तुम अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हो। इस तरह वक़्त गुजरता गया। आज़र गुलाम ने ताजर के दूसरे गुलामों को पढ़ने लिखने के साथ साथ फ़ौजी तरबियत भी दी। जबकि ताजर ने एक पढ़ा लिखा गुलाम ख़रीदा था, अब ताजर के पास कई पढ़े लिखे गुलाम थे। उस मुल्क का बादशाह कई बार पानी के मसला की वजह से अपने हमसाया मुल्क से जंग कर चुका था, मगर हर बार हारने की वजह से बादशाह के जहन में कामयाबी की कोई तरकीब नहीं आ रही थी। खेत सूख रहे थे, जानवर भूख और प्यास की वजह से मर रहे थे। मुल्क में अनाज का कहत पड़ गया। दिन ब दिन मुल्क में अनाज की कमी बढ़ती जा रही थी। एक दिन बादशाह के वज़ीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे बोलने की इजाज़त दें तो मुल्क की बेहतरी के लिए आपको कोई मशवरा दूँ। बादशाह ने कहा इजाज़त है। वज़ीर ने कहा यहाँ से 2 बस्तियाँ छोड़कर अब्दुल्ला नाम का ताजर बहुत मशहूर है। उसके पास एक आज़र नाम का ग़ुलाम है। ताजर ने उसे 60 ग़ुलामों के बदले में ख़रीदा है और ये भी सुना है कि अब्दुल्ला के पास कई फ़ौजी तरबियत याफ्ता ग़ुलाम बड़ी तादाद में हैं। बादशाह सलामत, अगर आप आज़र ग़ुलाम को इस बार फ़ौज का सिपा सलार बनाकर भेजें तो मुझे यकीन है इस मरतबा हमसाया मुल्क से जंग ज़रूर जीतेंगे। बादशाह ने वज़ीर की बात मान ली और आज़र ग़ुलाम को अपने महल में बुलवाया और फरमाया, बहादुर नौजवान, हमारे मुल्क के हालात तुम्हारे सामने हैं।
ہمارے ملک میں پانی کی کمی کی وجہ سے اناج کی بہت قلت پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کھیت سوکھ رہے ہیں اور جانور پیاس کی وجہ سے ہر روز مر رہے ہیں۔ لوگ اپنا دیش چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر تم ہمسایہ ملک سے جنگ جیت کر لوٹے تو تمہیں ایک بڑے عہدے پر فائز کر دیں گے۔ آذر نے بادشاہ کے آگے سر جھکا کر ادب سے کہا، جی انشاءاللہ، ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ بادشاہ نے اپنی فوج کی ذمہ داری کے فرائض آذر کو دے دیے۔ آذر نے پہلے کئی ہفتوں تک بادشاہ کی فوج کو تربیت دی۔ پھر ایک بھاری لشکر کے ساتھ فوج روانہ ہونے لگی تو تاجر کی بیٹی نے آذر سے کہا کہ سپاہیوں کے ساتھ میں بھی چلوں گی زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ اس سے پہلے تاجر کی بیٹی اپنے غلاموں کی دیکھ بھال کے کاموں میں حصہ لیتی تھی۔ تو اس طرح جنگ ہمسایہ ملک کے ساتھ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی۔ آخرکار آذر کی سردیوں میں جنگ کرنے کی وجہ بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ دشمن سخت سردی کی وجہ سے زیادہ دیر تک آذر کی فوج سے ٹکر نہ لے سکا اور میدان میں ہتھیار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ وہاں کے بادشاہ کا رستم گھوڑا بھی آذر نے اپنی قبضے میں لے لیا اور فتح کا اعلان کر دیا اور ارد گرد کے علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ آذر نے اپنی کامیابی قاصد کے ہاتھ بھیج دی، جس پر لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت آداب، فتح مبارک ہو۔ مگر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ کمزور حکمران کہیں بھی ہوں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ کے پاس جنگ جیت کر واپس آتا ہوں تو آپ مجھے زیادہ سے زیادہ گورنر بنا دیں گے، مگر میں اب واپس نہیں آنا چاہتا۔ اگر آپ مجھے خوشی سے اس ملک کا بادشاہ تسلیم کر لیں تو میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مجھے اس ملک کا بادشاہ تسلیم نہیں کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کو جب قاصد نے یہ پیغام پڑھ کر سنایا تو بادشاہ نے کہا، بہادر لوگ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں۔ اس طرح آذر دوسرے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ دونوں ملکوں کے حالات بہتر ہو گئے، کھیتوں میں ہریالی آنے لگی۔ آذر نے عبداللہ کی بیٹی سے شادی کر لی اور ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔ جی تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم ایک ایسی دولت ہے جسے نہ تو چرایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے ذہن سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اعلیٰ تربیت ضرور دیں اور تعلیم بھی ضرور دیں تاکہ وہ زندگی کی تلخیوں کا مقابلہ بڑی مضبوطی سے کر سکیں۔ اگر آپ ویڈیوز میں کوئی رد و بدل چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔